हेलो स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट और कैटालिसिस पढ़ने के बाद अब जो उसके बाद का टॉपिक आता है वो है थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस कौन कौन सी थ्योरी हैं जो कैटालिसिस के जो फंक्शनिंग हुए है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसमें से जो मेन थ्योरी है वो 3 थ्योरीज हैं। नंबर 1 जो पहली थ्योरी है वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और दूसरा है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। और तीसरा है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो पहला क्या है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को क्लीमेंट ने बताया था 1806 में। क्लीमेंट ने किसने? क्लीमेंट 1806 में ये प्रपोज किया था। इस 1806 में क्लीमेंट ने इसको प्रपोज किया था और ये बताया था कि जो कैटलिस्ट है वो पहले रिएक्टेंट से मिलकर के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मिलकर के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मिलकर के प्रोडक्ट बनाता है और कैटलिस्ट अलग हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए ए प्लस बी दो कंपाउंड मिल रहे हैं और ये ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। ये स्लो रिएक्शन होगा। अब यहीं पर क्या करें, अगर आप ए प्लस बी और हम एक कैटलिस्ट यहाँ पे कोई लगा दें तो ये ए बी जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये इसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट होगा। यहाँ पे x क्या है? x एक कैटलिस्ट है। तो ये जो कैटलिटिक रिएक्शन फास्ट हुआ, इस कैसे हुआ इसके लिए क्लीमेंट ने बताया था कि सबसे पहले जो A है वो कैटलिस्ट से मिलकर के एक कंपाउंड बनाता है AX, जो कि एक होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड AX दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब B से मिलता है और बनाता है AB और प्लस X अलग हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैटालिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कैटलिस्ट लॉस नहीं होता, वो अपने आप को जो है बचाए रखता है। ठीक है, केवल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसको या तो इंक्रीज करता है रेट को या तो डिक्रीज करता है। तो ये एक थ्योरी है। अगर इसका हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लें तो एक कैटलिस्टिक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2, ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है और बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें क्या करें, अगर यदि हम SO2 प्लस O2 इसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कैटलिस्ट का कार्य करता है यहाँ पे, इसको अगर हम लगा देते हैं तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट हो जाता है और ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कैसे वर्क करता है? अकॉर्डिंग टू द क्लीमेंट, इसको देखें यहाँ पे। सबसे पहले जो सल्फर ऑक्सीजन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, मतलब NO
पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है NO2। NO2 फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। बैलेंस कर लें इसको। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर SO2 से विक्रिया करके क्या करता है, उसको SO3 में कन्वर्ट करता है प्लस NO। ये जो आपका कैटलिस्ट लगा था वो वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है, मतलब अपने आप को रिटेन रखता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का जो है ऑक्सीडेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। लेकिन क्या हुआ कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कुछ जो हेट्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं उनमें उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक थ्योरी आती है जिसे कहते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी। एड्जॉर्प्शन थ्योरी को अगर आप देखें तो एड्जॉर्प्शन थ्योरी आपको ये बताती है कि सबसे पहले जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये आप सॉलिड कोई कैटलिस्ट लगाते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट है, तो इसकी सरफेस पे यहाँ ऊपर आकर के कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। और ये अधिशोषण होने के कारण, मतलब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के कारण जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे रिएक्शन का रेट उतना अधिक होगा। क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए, इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। ये है आपका एड्जॉर्प्शन थ्योरी। और जो तीसरी है वो है मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ये मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी इन दोनों थ्योरीज को, मीन्स इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एड्जॉर्प्शन थ्योरी को मिला करके तैयार किया गया। ये दोनों थ्योरीज को अगर हम मिला दें तो बनती है मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। मतलब ये दोनों को साथ साथ लेके चलती है कि जो कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन भी होता है और इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कंपाउंड भी बनता है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि जो कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस पे बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट्स जहाँ पर कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के कारण वहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का यानी अभिकारी अणुओं का सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन की गति बढ़ जाती है और रिएक्शन फास्ट होता है। तो ये तीनों थ्योरीज, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एड्जॉर्प्शन थ्योरी और मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, तीनों थ्योरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैटलिस्ट के लिए। इस तरीके से कैटलिस्ट का जो प्रोसेस था वो आपका यहीं से फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस या इसको कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस और बायोकेमिकल कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस जानने के पहले आप जान लें कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग, नाइट्रोजिनस, नॉन लिविंग, नाइट्रोजिनस, प्रोटीनियस, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनियस और हैविंग हायर मॉलिक्यूलर
वेट। हायर मॉलिक्यूलर जो वेट होता है इनका, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हायर होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं एंजाइम्स। नॉन लिविंग नाइट्रोजिनस प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, और इसीलिए इनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, या बायो कैटलिस्ट भी हम उसको कहते हैं। तो एंजाइम समझ गए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल ले लें दो, जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और जाइमेज, एमाइलेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं, उनकी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक, अब इसके बाद एंजाइम्स की कुछ खास बात होती हैं, कुछ इनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक फीचर में पहला अगर आप देख लें तो सॉल्युबिलिटी देख लेंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब किसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और जिससे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक होते हैं कि कोई एक एंजाइम किसी एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, सभी रिएक्शंस के लिए वो यूज नहीं होता है। ठीक है। कोई एक एंजाइम किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए ही होता है, किसी स्पेशल सब्सटेंस को ही कैटलाइज करता है, सभी को कैटलाइज नहीं करता है। ठीक। इसके बाद अगर पीएच की बात करें, पीएच तो एंजाइम जो होता है वो पीएच 5 से 7 पीएच पे, 5 to 7 पीएच पे ये अच्छा वर्क करते हैं। इससे कम पीएच पे इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, और जो 7 से भी ज़्यादा अगर पीएच है, यानी कि ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है, ज़्यादा बेसिक मीडियम है, तो वहाँ पर भी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है, वो कम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अगर एंजाइम सबसे जो अच्छा वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के में बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होगी, उनकी जो फंक्शनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एंजाइम होने, बहुत ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बात और, क्या होगा अगर एंजाइम में हम यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज को डालें, तो यूवी रेज क्या करती हैं, यूवी रेज जो होती हैं, दीज रेज डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कौन सी, यूवी रेज। तो इतनी बात आपने देखी कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिसिस क्या होती है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, और एंजाइम्स की आपने डेफिनेशन देखी। कुछ एग्जांपल्स लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज आदि आदि। एक एग्जांपल भी देख लें, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ लिख देते हैं, ग्लूकोज, ये है C6H12O6। इसको जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जाइमेज एंजाइम इसको एथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देता है टू उसको बैलेंस करता है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है कौन, किस, जाइमेज एंजाइम, किसको, ग्लूकोज को। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन और एंजाइम्स के कुछ जो स्पेसिफिक फीचर्स थे कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, पीएच किस रेंज पे वर्क करते हैं, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और यूवी रेज का क्या इफेक्ट होता है इन पे। यूवी रेज इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। पीएच 5 to 7 होना चाहिए, टेम्परेचर 25 to 35 के आसपास अच्छा वर्क करते हैं। इसके बाद
स्पेसिफिसिटी मीन्स कि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन को स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज करता है। तो ये था अबाउट द एंजाइम्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी मैंने कहा था कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.